नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। डॉन माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार उनके परिवार की तरफ से मांग उठाई जा रही थी कि उनकी मौत की न्यायिक और मजिस्ट्रियल जांच की जाए, क्योंकि परिवार की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उनकी मौत एक षड्यंत्र के तहत हुई है, उनको स्लो पॉइजन दिया गया है। परिवार के लोगों ने बराबर इस तरह के आरोप लगाए थे और बराबर मांग भी कर रहे थे। आपको बताते चलें कि जेल में कैद के दौरान मुख्तार अंसारी ने भी ये बराबर आरोप लगाया था कि उनके खाने में उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। बहरहाल सरकार ने उनके परिवार की मांग को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया और मजिस्ट्रियल और न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। न्यायिक हिरासत में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत मामले में न्यायिक व मजिस्ट्रियल जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन गरिमा सिंह व एडीएम राजेश कुमार ने बीते बुधवार को मंडल कारागार का करीब 2 घंटे तक बारीकी से निरीक्षण किया, जेल कर्मियों के बयान दर्ज किए और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी देखे। दैनिक जागरण की कवरेज के अनुसार बीते बुधवार को लगभग 3:30 बजे न्यायाधीश और एडीएम मंडल कारागार जेल पहुंचे। जेल के सूत्रों के हवाले से दैनिक जागरण ने बताया कि अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी की 16 नंबर की तन्हाई बैरक को खोला गया। सभी सामान का बारीकी से निरीक्षण किया गया। घटना और कई दिन पूर्व के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जेल कैंपस में मौजूद रजिस्टर का अवलोकन किया गया। उपचार संबंधी सभी पर्चों का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। ड्यूटी पर उस समय तैनात रहे डिप्टी जेलर और वार्डरों के भी बयान दर्ज किए गए और ये पड़ताल लगभग 5:15 बजे तक चलती रही। पड़ताल के बाद दोनों अधिकारी वापस चले गए। हालांकि अधिकारियों ने जांच के विषय में कुछ भी बताने से इनकार किया। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों ने 28 फरवरी की रात करीब 9:50 पर मुख्तार अंसारी को मृत घोषित किया था। पोस्टमार्टम में भी हार्ट अटैक से मौत होने की वजह सामने आई थी। बताते चले कि इससे पहले 26 फरवरी को हालत बिगड़ने पर करीब 14.5 घंटे तक मुख्तार अंसारी को आईसीयू में रखा गया था। मुख्तार अंसारी के खाने में जहर देने का आरोप लगाया गया था। मौत के बाद सरकार ने न्यायिक जांच और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। न्यायिक जांच अधिकारी सिविल जज की सीनियर डिवीजन और मजिस्ट्रियल जांच में एडीएम को नामित किया गया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि डॉन माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार वालों का लगातार यह आरोप लगता रहा है कि उनकी जांच एक षड्यंत्र के तहत हुई है। जबकि जेल में कैद थे जब मुख्तार अंसारी, उस समय उन्होंने भी आरोप लगाया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उनकी मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल हुई। समाजवादी पार्टी का भी कहना था कि अगर परिवार वालों की मांग है तो न्यायिक जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जांच की बात कही थी। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि जेल में कुछ भी हो सकता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जांच के मजिस्ट्रियल जांच और न्यायिक जांच के आदेश दिए थे और जांच चल रही है, जांच तेज हो गई है। इस संबंध में पत्रकार ने पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से बात की कि आखिर जेल में क्या ये सब संभव है और किस तरह से जेल में कैदियों को रखा जाता है, कैदियों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है, क्या इस तरह की बातें संभव हो सकती हैं, किसी के खाने में स्लो पॉइजन दिया जा सकता है, क्या ऐसा संभव है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस संबंध में पत्रकार ने पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह से बात की। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह ने इस मामले में क्या कहा और जेल के अंदर के हालात को कैसे बताया कि जेल में कैदियों को किस तरह से रखा जाता है, उनके साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है, क्या वास्तव में किसी के साथ इस तरह की घटना का होना संभव है या नहीं है। पूरी बात आइए सुनते हैं पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक। नमस्कार दोस्तों, मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई, अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। तो क्या पुलिस कस्टडी में या जेल में पुलिस अगर चाहे या सरकार अगर चाहे तो क्या किसी को भी मारा जा सकता है? क्या उन्हें कोई रोक नहीं सकता है? आज बहुत बड़े सवालों पर हम बहुत सारे जवाब लेना चाहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सबसे बड़ा सवाल उठकर आ रहा है वो ये है कि क्या जिसके हाथ में सत्ता है वो कुछ भी करवा सकता है? ये सब कुछ समझने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जेल में अगर कोई कैदी बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर कहां से बुलाए जाते हैं? प्रज्ञा, ये मान के चलिए कि इसकी पूरी व्यवस्था रहती है। जेल के अपने डॉक्टर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट पे रहते हैं और उनका पैनल ऑफ डॉक्टर्स होता है। और अगर कोई आकस्मिक छोटी मोटी बीमारी है तो जेल का डेजिग्नेटेड डॉक्टर देखता है। अन्यथा जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वहां से, उस अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से डॉक्टर आते हैं। कोई और भी गंभीर बीमारी है तो आपने सुना होगा कि संजय SGPGI हो तो लखनऊ में और दिल्ली में हो तो एम्स में ले जाया जाता है और अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जाता है।
तो मुख्तार अंसारी के केस में ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ सर? परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनको इलाज की जरूरत थी, लेकिन उनको ढंग से इलाज नहीं कराया गया। और दूसरी बात कि जब कोई बड़ी स्थिति उनकी खराब हो जाया करती थी, विकराल स्थिति होती थी, तो डॉक्टर को दिखाते थे और फिर जेल में ठूस देते थे। प्रज्ञा, 2-3 बातें ध्यान से सुनिए। पहली जी। चीज, डेथ इन पुलिस कस्टडी एक अपराध है और इस अपराध के अनुसंधान और इसकी एक प्रक्रिया बनी है, जिसमें है इंक्वेस्ट यानी पंचायतनामा, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी और उसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अगर आवश्यक हुआ तो। और ऐसे मौकों पे कम से कम पोस्टमार्टम अगर होता है तो 3 डॉक्टर्स का पैनल और वीडियोग्राफी होती है पोस्टमार्टम की। अब हम सिलसिलेवार चलते हैं आपकी बात के ऊपर। सबसे पहले आप इसको ये देखिए कि जब इन्होंने कंप्लेंट नहीं किया बल्कि ये बताया जाता है बेहोश गिरे पाए गए, अस्पताल ले जाया जाता है 8:25 पे, 9:35 पे इनकी मौत दिखाई जाती है। कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में दिखाया जाता है मायो शॉक ड्यू टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यानी कि शॉक जो कि हार्ट अटैक के कारण हुआ था। आप याद करें, लगभग 2 वर्ष पहले मुख्तार अंसारी और इनकी पत्नी को, पहले मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हुआ, फिर इनकी पत्नी को हार्ट अटैक हुआ। दोनों का इलाज एक साथ एक ही जगह आईसीयू में हुआ था। तो एक तो इनका इतिहास, 6 केसेस में इनको सजा जिसमें आजीवन कारावास था। तो ये सही था कि एक दिल के मरीज को अगर इतना आघात लगेगा तो दोबारा हार्ट अटैक आना कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन ये कह देना कि इनका इलाज नहीं किया गया, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। इनको अस्पताल ले जाया गया। बांदा में जो मेडिकल कॉलेज है वहां, जो अब ये आप कहिए कि एसजीपीजीआई क्यों नहीं लाया गया, ये आप पूछ सकती हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा इलाज बांदा के मेडिकल कॉलेज में था वो उपलब्ध कराया गया, लेकिन वो बचा नहीं पाए मुख्तार अंसारी को और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन परिवार के लोग ये सीधे आरोप लगा रहे हैं और उनके बेटे उमर अंसारी है, उन्होंने साफ कहा है कि ये षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई है, उनको धीमा जहर दिया गया है। 2 बार उन्होंने लेटर में यानी कि एक खत लिखा मुख्तार अंसारी ने, जिसमें ये लिखा है कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है। आप सही कह रही हैं। अगर उनको आरोप अगर कोई है, जो कि मैंने भी देखा है मीडिया में कि उन्होंने आरोप लगाए हैं, आरोप गंभीर है। लेकिन जहां सीसीटीवी लगा हुआ हो और जेल कर्मचारी बॉडी कैम्स लेके जा रहे हो, वहां इसकी संभावना बड़ी नगण्य है। विशेषकर उन परिस्थितियों में जब 6 प्रकरणों में सजा सुनाई जा चुकी है, तो मुख्तार अंसारी की राजनीतिक प्रासंगिकता और आपराधिक प्रासंगिकता दोनों इन स्केल ऑफ 1:10 अगर 10/10 थी पहले, तो आज की तारीख में मृत्यु के दिन वो लगभग 3/10 थी। क्योंकि एक दफा जब मालूम पड़ गया इलेक्शन लड़ने के लिए अब आप अमान्य हो गए, राजनीतिक भविष्य जो है बिल्कुल लगभग समाप्त हो गया। परिवार के सदस्यों के माध्यम से राजनीति अगर आप कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो आपके व्यक्तिगत राजनीति करने में थी। आरोप अगर है, आप बिल्कुल दीजिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपका ये अधिकार है कि इन आप आवेदन पत्रों के माध्यम से आप अलग से भी एक अपराध पंजीकृत कर सकते हैं और उनकी विवेचना हो जाएगी, और विवेचना होनी भी चाहिए। डेथ इन पुलिस कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का एक अनिवार्यता है। इस प्रकरण में भी प्रज्ञा आपको मालूम हुआ होगा कि वहां के जज ने, बांदा के गरिमा सिंह जो एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, एसीजेएम, उनको आदेश किया कि इस प्रकरण की पूरी गहराई से छानबीन और जांच करें, जो कि जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है। इसका मतलब तो अगर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग कि उनको धीमा जहर दिया गया, अगर ऐसा हुआ, पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये संभव है जेल में इस तरीके से धीमा जहर देना धीरे धीरे खाने में? और अगर ऐसा होता है तो कौन दे सकता है, किस तरीके से पहुंच सकता है कैदी तक? प्रज्ञा, आपका नाम ही प्रज्ञा है, प्रज्ञावान है आप। टॉक्सिकोलॉजी अपने में एक विषय है। जहर खुरानी, जहर देना एक अपने में एक विषय वस्तु है जिसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। कौन सा जहर, कहां से, कितनी मात्रा में और किसका मोटिव होगा। अगर यही बात आप कहती कि बहुत पहले की बात होती तो कुछ इस बात में यथार्थ होता। लेकिन 5 मुकदमे की सजायाफ्ता आरोपी को या अपराधी को अब स्लो पॉइजन कोई क्यों देगा? ये भी हम जानते हुए कि स्लो पॉइजन डिटेक्ट होगा, अगर दिया जाएगा तो डिटेक्ट भी होगा। जांच होगी तो पोस्टमार्टम में विसरा प्रिजर्व किया जाता है, जो कि लिवर में छुप जाता है। अगर हमको जैसे मान लीजिए किसी ने आर्सेनिक दिया या साइनाइड दिया तो तुरंत तो नहीं पता लगेगा, लेकिन लिवर का जो विसरा है, विसरा प्रिजर्व हमेशा लिखा जाता है, जिससे कि अगर कोई जहर खुरानी हुई है तो उसके बारे में जो रिपोर्ट जब केमिकल एग्जामिनेशन होगा तो आ जाएगा कि लिवर में आर्सेनिक आया या पोटेशियम साइनाइड आया या अन्य कोई विष आया, तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई हो जाती है। इसमें भी होगी।
लेकिन जल्दबाजी में हम लोग भूल जाते हैं कि लिवर वो एक पोर्शन विसरा का प्रिजर्व किया जाता है इसीलिए कि अगर जहर का कोई अंश होगा छोटे से छोटा, और एक एनालिसिस होती है, हमें खुशी है कि तुम इतने बारीक सवाल करी जो मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है जिसके माध्यम से कि अगर एक ग्रेन का भी अगर अंदेशा होगा तो वो एनालिसिस अच्छा। से प्रज्ञा आ जाएगा। ओके सर, मैं पूरा प्रोसेस जानना चाहती हूँ क्योंकि ये तमाम तमाम सवाल सर लोगों के जहन में चल रहे हैं और इनके जवाब खुलकर सामने आए, इसीलिए मैं वो सारे सवाल आपसे कर रही हूँ जो आम लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। सर, जेल में किस तरीके से खाना बनता है? क्या वो किसी अधिकारी की निगरानी में बनता है? जब वो खाना बनता है, क्या वो कैदी बनाते हैं? क्या वो खाना कोई चखता है? क्या उसकी कोई चेकिंग होती है? वो प्रोसेस क्या होता है सर? जेल में एक कॉमन किचन होता है और पूरी सावधानी बरती जाती है। जो खाना मुख्तार अंसारी को खिलाया गया वो बताया जाता है 900 कैदियों को। 900 कैदियों का खाना बनाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, लंबी हम्म। प्रक्रिया है और इसमें पूरी सावधानी बरती जाती है। तुम्हें यह भी मालूम होगा, माफी चाहूंगा, मुझे तुम नहीं कहना चाहिए, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो गई है। और जी। मुख्तार अंसारी के केस में क्योंकि हाई प्रोफाइल मैटर था इसलिए उसमें जो जेल कर्मी जाते थे वो बॉडी कैम्स हमेशा लगाए रखते थे। तो पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी के उस पर रिकॉर्डेड है। बनाने वालों में आपका सवाल था कि रसोइये रहते हैं जो पेड एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन जेल के कुछ ऐसे जो नेक चलनी वाले, जिनका कॉन्डक्ट अच्छा रहा, जिनको नेक चलनी कहते हैं, वो सहायता के लिए, जिनको जेल की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में पीलिया कहते हैं, जो पीले कपड़े पहनते हैं, वो जेल के सामान्य काम जैसे बागवानी है, थोड़ा खाना बनाने का काम है, साफ सफाई वगैरह है, उसमें उनका सहयोग लिया जाता है, तो वो लोग भी रहते हैं। सर, मुख्तार अंसारी जैसे कैदी तो स्पेशल बैरक में होते होंगे, तो ये स्पेशल बैरक में कौन लोग आ जा सकते हैं? हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में अगर हाई सिक्योरिटी प्रोफाइल है, क्योंकि मुख्तार अंसारी हाई सिक्योरिटी वाले थे, तो उनकी बैरक में सुरक्षा व्यवस्था तो खास रहती थी, लेकिन जो सुविधा होती है, सुविधा कोई खास आपको जो सामान्य कैदी की थी सुविधा आपको वही मिलेगी। एक जमाना वो भी था कि जब मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल में एक मछली का तालाब बनाया गया था जहां ताजी मछली की व्यवस्था की जाती थी। बैडमिंटन खेलने बड़े अफसर, जिसमें बताया जाता है तत्कालीन डीएमएसपी भी जाते थे, तो वो उनका जो था भौकाल उस जमाने का था। आज मुख्तार अंसारी एक सामान्य कैदी जैसे रहता था, जो खाना सामान्य कैदी को मिलता था, जो सुविधाएं एक सामान्य कैदी को मिलती थी 900 को, वही मुख्तार अंसारी को भी मिलती थी। लेकिन लेकिन बहुत बड़ा लेकिन ये है, उनको जो सेवा दी जाती थी और जो जेल कर्मी थे, मुझे बताया गया है, वो बॉडी कैम्स लेके जाते थे, कोई अतिरिक्त सुविधा उनके लिए नहीं थी। जेल का जो डॉक्टर था, जो कि कॉल में रहता है, ऑफिस आवर्स में जेल में ही रहता है। अधिकांश जेलों में जो डॉक्टर का निवास है वो जेल परिसर के या तो अंदर ही या समीप के आसपास में ही रहता है, तो वो उतनी ही सुविधा थी, उससे न कम न उससे ज्यादा। अच्छा, मुख्तार अंसारी अगर ये शिकायत कर रहे थे कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है, तो फिर इसकी प्रारंभिक जांच कैसे होनी चाहिए थी सर? कोई भी एप्लीकेशन कोई देता है तो उसकी जांच तो होती ही है, रिफर किया जाता है, और सबसे पहली प्रक्रिया होती है, जिसने आवेदन दिया है उससे पूछा जाता है कि ये आवेदन पत्र आपने दिया है। वो कहेगा हाँ। आपके पास क्या सबूत है कि आपको धीमा जहर दिया गया है? अब मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैं जांच करता होता तो मैं पूछता कि इसके क्या सिम्टम है। कहते हैं बदन में सुस्ती, दिमाग में भारीपन और हर चीज जैसे आंख के सामने चक्कर आ जाना, तो तुरंत मेडिकल परीक्षण हो जाता। मेडिकल परीक्षण के साथ खत में साथ लिखा है, मुख्तार अंसारी का जो खत इस वक्त पर वायरल हो रहा है, उस खत में लिखा है कि उनके साथ हाथ पैर कांपना और इस तरह की चीजें उनके साथ हो रही थी। तो अगर ये प्रज्ञा ये है तो राइट टू लाइफ एक मौलिक और फंडामेंटल अधिकार है, और इसकी जांच जरूर हुई होगी कि उनकी पैथोलॉजिकल टेस्ट में क्या खून, मलमूत्र आदि की पूरी जांच होगी, जिसमें अगर जरा सा भी टॉक्सिन की कोई बात आती है तो फिर आगे की कार्रवाई होगी, फिर जांच आगे बढ़ेगी। अगर पत्र दिया है तो ये प्रक्रिया निश्चित मान की पूरी होगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी को सामान्य कैदी नहीं थे, हाई प्रोफाइल कैदी थे, राजनीतिक इसके दूरगामी परिणाम हो सकते थे। तो उनकी प्रत्येक लिखी और कही बातें, अगर लिखी बातें हैं तो उस पर कार्रवाई, और अगर जबानी बात थी तो उसके लिपिबद्ध करके उस पर कार्रवाई। सर, मैंने सुना और है कि इसी इसी खत से मुझे याद आया, आपके लिए भी एक खत लिखा था मुख्तार अंसारी ने, जिसमें ये कहा गया था कि मेरी लाइफ को अगर खतरा है तो डीजीपी साहब से है, यानी कि आपसे, विक्रम सिंह जी से है। आप पे भी आरोप आपने लग बिल्कुल चुके हैं। जी हाँ, आरोप लग चुके हैं। तो ये कोई भी शातिर अपराधी, पेश को पुलिस की भाषा में कहते हैं पेशबंदी। क्या कहते हैं? पेशबंदी। पेशबंदी ये होती है कि इससे पहले कि विक्रम सिंह मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करें,
मैं पहले ही अपने इंतजाम, अपनी हिफाजत ऐसे कर लूं कि जिससे विक्रम सिंह दोबारा मेरी तरफ देखे ना कि भाई ये बवालिया आदमी है, बिना कुछ किए तब तो ये हालत कह रहा है कि मेरी हत्या करा देंगे बिना कुछ किए। तो वाकई अगर कहीं कुछ कर दिया तो ये तो बहुत कुछ ये कागज तैयार कर लेगा। तो तो इस ऐसा तरीके के क्या था जो लोग, मुख्तार अंसारी को डर था कि आप उनकी जान के लिए खतरा है? वो आदमी तेवर दे के बात करते हैं। ये संगठित अपराधी ये जानते हैं किस तरीके के अधिकारी और व्यवस्था और नेता हमवार होंगे और किस तरीके के अधिकारी, नेता और व्यवस्था अपराध किया और जैसा होगा कृत्य वैसा ही मिलेगा प्रसाद, और तुरंत मिलेगा, और फिर कोई बचा नहीं पाएगा आपको। न आपका राजनीतिक वजूद, न आपका धनबल, न बाहुबल, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये रेपुटेशन रहती है। ये उस जमाने की बात है जब मैं डीजीपी था, शायद तब भी दिया था, उसके जी पहले भी जी। दिया था। तो शातिर अपराधियों के दिमाग का ये एक फितूर होता है, एक मोडस ऑपरेंडाई होता है कि इससे पहले की कोई कार्रवाई शुरू करे तुम इतने आरोप पहले ही जड़ दो कि अगर कुछ हो जाए, कहते मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे ऊपर हत्या का हो गई, और उसके ऊपर जरा से कोई किसी ने तमाचा मार दिया कि आए थे हत्या करने लेकिन मैं बच गया। ये तमाम चीजें होती ताना बाना, हम लोगों ने जिंदगी में यही बहुत देखा है, और इससे भयाक्रांत न कभी हुए थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन पुलिस सर्विस का मतलब ही यही होता है कि जो फौलाद उसके अंदर है अपराधियों और माफिया से किसी तरह के धौस दपाटे में ना आए। सर, एक और सवाल लोगों के जहन में बहुत ज्यादा चल रहा है कि मुख्तार अंसारी शुरू से कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है। अगर जेल में किसी कैदी की मौत हो जाती है तो फिर क्या सही चीज जो है क्या वो बाहर आ पाती है? क्योंकि देखिए, पुलिस के दिमाग में तो यही रहता होगा कि किसी भी तरीके से हमारी गलती बाहर ना आने पाए, किसी भी तरीके से हमारी कोई कमी ना आने पाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा आए जैसे दस्त, बुखार, खांसी, जुकाम, ऐसी कोई चीज की वजह, फूड पॉइजनिंग, इसकी वजह से मौत हो गई। क्या सही जानकारी बाहर निकल करके आ पाती है? मैं बड़ी ईमानदारी से बिल्कुल। लोगों के मन के सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपको बड़े ईमानदारी से उत्तर दूंगा, क्योंकि हमारा सिस्टम, संविधान सर्वोपरि है। राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू लाइफ सबका है, हमारा, आपका, घोषित अपराधी का, हत्या के आरोपी का भी। सबके राइट टू लाइफ जो है फंडामेंटल राइट है। और अगर जेल के अंदर कोई अस्वाभाविक, मैं मर्डर नहीं, अस्वाभाविक अननेचुरल डेथ भी अगर होती है, जिसको कहते हैं स्नेक बाइट भी हो सकती है, सुसाइड भी हो सकती है, और हत्या भी हो सकती है। तीनों के बारे में जो प्रक्रिया है कि सबसे पहले इंक्वेस्ट, पोस्टमार्टम, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, और अगर जरूरत हुई, क्योंकि वो कस्टडी पुलिस की नहीं है, ये गलतफहमी लोगों को है कि जेल का इंचार्ज पुलिस विभाग रहता है। ना, जेल का इंचार्ज पुलिस विभाग नहीं रहता है, जेल का इंचार्ज जेल स्टाफ होता है। हालांकि ये तुम्हारा जो सवाल है अभी, ये रेलिवेंट क्यों हो गया है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के अंडर में रहता था, वर्तमान में जेल एडमिनिस्ट्रेशन डीजीपी के अंडर में है। तो नेतृत्व तो पुलिस का है, लेकिन जेल के अंदर अगर डीजीपी भी जाएंगे, जैसे मैं भी डीजीपी जाता था, पहले हाथ खोल करके उस पर मोहर लगती थी, रजिस्टर साइन करता था, टाइम एंटर करता था, और जब बाहर आता था तो फिर रजिस्टर साइन करता था। तो डीजीपी होना और हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना एक चीज है, लेकिन जेल के अंदर शासन प्रशासन, जो जेल का स्टाफ होता है, डिप्टी जेलर, जेलर, जेल सुपरिंटेंडेंट, वो जेल का अपना कार्डर होता है, पूरा नियंत्रण उनका होता है, सीसीटीवी वहां लगा रहता है। इतना आसान कोई हत्या करना नहीं। और तुम तो देखो, मैंने जिंदगी पर मैं फील्ड में रहा हूं, जी। ऐसे से भी कई माफिया रहे जिन्होंने ये कहा है। एक इन्हीं की बात नहीं है, क्योंकि हर माफिया जानता था कि दांव लगेगा तो कार्रवाई ऐसी होगी कि तुम भूल जाओगे अपराध की स्पेलिंग। एक बहुत शातिर अपराधी थे, नाम आ रहा है, राजू भटनागर, जो अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग करना चाहते थे। उन्होंने भी एक दरखास्त डाली तो सैकड़ों, लेकिन तुमने बात शुरू की है कि जेल में मैं आ गया हूं, और विक्रम सिंह ये कहते हैं कि तुम अपने को सुरक्षित मत समझो, जेल में सांप भी निकल आते हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हें राजू भटनागर जेल में सांप डस लेगा। तो इस तरीके के आरोप लगाने वाले एक ही अपराधी नहीं है। अपराधियों का माइंडसेट, अपराधियों की वायरिंग माइंड की ऐसी होती है कि अपने बचाव में वो कुछ भी कह सकते हैं और कहते भी हैं। लेकिन तुम उसको समझो, हम लोग भी संस्कारी परिवार से हैं। माता पिता अगर पत्नी को मालूम पड़ गया कि ये सब भी गोरखधंधा करते हैं, उसी दिन से माता पिता घर से कर देंगे बाहर, और पत्नी भी कह देगी तुमसे संबंध खत्म, तुम हत्या के काम करने के लिए थोड़ी तुम जॉब में आए हो, तुम्हारा काम है विधि सम्मत तरीके से, कानून के तरीके से अपना काम संपादित करो। और कानून की ताकत देता है, आप उसको, जैसे अभी 5 केसेस में आजीवन कारावास, आजीवन कारावास 2 केस में अर्ध सजा। एक दफा जब सजा हो गई
तो क्यों आदमी किसी को स्पर्श करेगा, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेगा, पॉइजन क्यों करेगा? अब तुम्हारी बात, हम डेविल्स एडवोकेट बन जाते हैं, हम जहर देंगे क्यों? हमें जान का खतरा है, हमें यह है कि आगे चल के बहुत बड़ी समस्या करेगा। अब जो 5 कन्विक्शंस हो गए हैं, उसके बाद वैसे भी औकात और कद बिल्कुल जीरो हो गया है। अगर कोई सरकार चाहे विक्रम सर, किसी कैदी को मारना, अगर कोई सरकार चाहे तो क्या ये संभव है? हो सकता है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि सरकार की पुलिस, सरकार का शासन, सरकार का प्रशासन, सब कुछ सरकार का, डॉक्टर सरकार का, जो सत्ता में होगा वो जो चाहेगा करवा सकता है। क्या ये संभव है? ये सवाल भी मैं आपसे, हाँ, इसका क्यों नहीं? जवाब भी चाहूंगी। जासूसी उपन्यास में और हल्की फुल्की भोजपुरी पिक्चरों में यह संभव है। आप मान लीजिए मैंने ठान लिया कि मुझे किसी को मरवाना है, जी। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जेल सुपरिंटेंडेंट को हमवार करूंगा, जो एस्कॉर्ट पार्टी है उसको हमवार करूंगा, और तीसरी चीज ये है कि वहां पे जो खाना देने वाले हैं वो हमवार होंगे। आप मान के चलिए क्रिकेट टीम विद 2 अंपायर्स और एक एक्स्ट्रा, जब तक हमारे गिरोह में शामिल नहीं होंगे किसी को जहर देना आसान नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर हमें जहर देना होगा, मैं डीजीपी हूं, जेल सुपरिटेंडेंट मैंने कहा भाई मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, तुम्हें प्रमोशन दिला दूंगा। ठीक है सरकार, मैं करा दूंगा। अब जेल सुपरिटेंडेंट ने अपने स्टाफ से कहा, और स्टाफ में 1-2 तो होंगे नहीं, 5-7 लोग होंगे, सीसीटीवी का भी मसला है। ये मान के चलिए, एक तो ये हो नहीं सकता है, और जो करेगा वो फंसेगा जरूर, क्योंकि आज के युग में प्रज्ञा, लोग पानी कम और विस्की ज्यादा पीते हैं। जहां पहला पेग पेट के अंदर गया, पूरा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, अरे आज तो डीजी साहब ने 1 लाख रुपए दिए हैं, क्यों? उनको जरा जहर खिलाने के लिए। ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, ये हो नहीं सकती, करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा विकल्प, आप पेशी के लिए जा रहे हैं, याद करो जब तुम पढ़ती थी तो एक नूर मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ था जी लखनऊ जी में, जी, याद है जो मुझे। आईएसआई एजेंट था, तो उसने एसटीएफ पे हमला किया, एसटीएफ ने वहीं मार के ढेर कर दिया। दूसरा रास्ता ये था, लेकिन नूर मोहम्मद शातिर, उस पर भी प्रश्न उठे थे कि साहब पुलिस कस्टडी है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं, तुम हमें मारो तो हम अपना बचाव नहीं करेंगे? हम क्या चीन से आए हैं? नूर मोहम्मद ने हमारे अविनाश मिश्रा के ऊपर और हमारी एसटीएफ टीम के ऊपर हमला किया, और क्योंकि शातिर आईएसआई ट्रेन था, एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की, नूर मोहम्मद ढेर हो गए। नेट पे जाओगी तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। जी तो जी। अब तुम ये देखो, दूसरा विकल्प ये है, लेकिन इसमें कितने पुलिस वाले करेंगे? आज का कोई पुलिसकर्मी वो थोड़ी कि मैंने कह दिया, एक नाजायज हुक्म दे दिया, उस जी सर हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। सर ऐसा लिख के दे दीजिए आप जो लेकिन सर, चाहते हैं। अतीक अहमद की मौत जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में हुई, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि किस तरीके से पुलिस वालों ने एक इतने खूंखार अपराधी के पास मीडिया वालों को जाने दे दिया। तो उसने भी बहुत सारे सवाल उठे कि कस्टडी में कैसे मौत हो गई, क्या पुलिस वाले मिले हुए थे, इस तरह की चीजें चली। वो इसीलिए भयानक सवाल लोग चूक थी, पूछते हैं। वो भयानक चूक थी। जो पुलिसकर्मी थे वो अपने कार्य में दक्ष नहीं थे। मेरी कोई सिंपैथी अतीक और अशरफ से नहीं थी, लेकिन एक मर्यादा होती है कानून की, कि कानून की मर्यादा में यह है कि पुलिस कस्टडी में मौत ये साफ दिखाता है कि आपको या तो आप मिले हुए हैं या आपको अपना काम नहीं आता, या दोनों बातें हैं। इन परिस्थितियों में जिस तरीके से मीडिया बन करके गए, हथियार लेकर के गए, हथियार का इस्तेमाल किया और लेट गए, और लेटने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई का ना होना, मेरे मन में तमाम सवाल हैं। वो कभी किसी और में वो सवाल प्रस्तुत करूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अशरफ ऐसे लोगों के हजार दुश्मन होते हैं। हजार दुश्मन होते हैं तो पुलिस तो इसीलिए है कि चट्टान की तरह आप खड़े हो जाएं, कि अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करे तो आप उसको कर ले। आपका काम हिसाब किताब करना नहीं है, हिसाब किताब और दंड देना न्यायालय का काम है। लेकिन जिस तरीके से वो हत्याकांड हुआ था, उसमें यही दिखाई पड़ता था कि पुलिस, और मैंने कि तुम्हारे शो पे, किसी शो पे कहा भी था, इन पुलिसकर्मियों को जो इमीडिएट कॉर्डन में थे, जिन्होंने तथाकथित पत्रकारों को आने दिया, हथियार बंद होकर के, मुसल्ला होकर के आके उन्होंने आक्रमण किया और अपने मकसद में कामयाब हो गए, उन सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर देना चाहिए था पहले। बाकी जांच वांच बाद में होगी, पहले डिसमिसल होना चाहिए था। लेकिन अब शासन प्रशासन के अपने तौर तरीके हैं जांच करने के, कार्रवाई करने के। लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। सर, बर्खास्त करने से एक और चीज याद आई। जेल से मुख्तार अंसारी ने लेटर लिखा था और खुलेआम आरोप लगाया था, जिसके बाद बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के केस में लापरवाही बरतने के दोष में
जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार और डिप्टी जेलर अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। सर, आपको क्या लगता है कि ये लेटर लिखकर आरोप लगाए जो गए थे, क्या ये संभव है इस तरीके से जहर दे देना? और उसके बाद जो बात कही गई, लापरवाही बरती गई, क्या लापरवाही बरती गई थी? क्या ये जानकारी बाहर कैसे आ गई? ये लापरवाही थी? क्या लापरवाही थी? नहीं, लापरवाही ये तो नहीं थी। कदाचित कुछ चीजें हमारे आपके नॉलेज में है, हर चीज हमारे आपके नॉलेज में नहीं है। जेल के अंदर चहरदीवारी के पीछे क्या होता है, या तो जेल का स्टाफ जानेगा या उनके अधिकारी जानेंगे। हर चीज प्रेस के बाहर नहीं आती है वहां पे। मैं तो डीजी रहा हूं और पूरा जेल विभाग, मैंने तुमसे बताया कि जब मैं जाता था एस डीजीपी भी, तो पहले यहाँ पर हाथ पे वो मोहर लगती थी, रजिस्टर साइन होता और टाइम दिखाया जाता था। जब वापस आता तो फिर दिखा कि आप कितने देर जेल के अंदर गए थे और आप किस मकसद से गए थे, मकसद लिखा था, आप क्यों गए थे। अगर इंस्पेक्शन है तो निरीक्षण, अगर आप किसी कैदी से पूछताछ मिलने गए थे तो उसका भी कीजिए, या आप व्यवस्था देखने गए थे, इसके लिखा। लेकिन जेल के अंदर प्रशासनिक त्रुटि अगर कोई रही होगी, जाहिर है कोई ना कोई प्रशासनिक त्रुटि रही होगी, कोई निलंबन, कोई सामान। और जिन अधिकारियों का नाम आपने बताया है वो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका निलंबन भी जो होता है एक प्रक्रिया के अनुरूप होता है। कोई ऐसा नहीं कि चौकीदार का निलंबन कर दिया। आपने बताया डिप्टी जेलर और जेल सुपरिंटेंडेंट का अगर हुआ है तो गंभीर कोई त्रुटियां प्रशासनिक पाई गई होंगी, तभी उनका निलंबन हुआ है। सर, अच्छा, क्या जेल में किसी कैदी को फोन पर बात करने की इजाजत होती है? और अगर किसी स्पेशल को इजाजत होती है तो क्यों इजाजत मिलती है? वो इजाजत होती है वक्तन फवक्तन। अगर एक परिवार से संपर्क करने का जो सेट पैटर्न है, तो जेल का ही निर्धारित टेलीफोन, निर्धारित समय और जेल स्टाफ के सामने, जेल का फोन निर्धारित समय, निर्धारित टाइम, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और जेल अधिकारियों के, कर्मचारियों के सामने। ये नहीं है कि एक मोबाइल फोन अपना मंगा ले, 2 सिम मंगा ले और अपने बैरक में बैठ के बात करें। ये सब नहीं होता है मनमाने तरीके से और हट्टा में बात होता है। कुछ ये प्राविधान है कि परिवार से इमरजेंसीज में वार्तालाप की सुविधा दी जाती है। सर, मुख्तार अंसारी के पूरे केस का आकलन आपके अनुसार क्या है बतौर पूर्व डीजीपी? पूरे केस का प्रकरण मेरी समझ में यही आता है कि वो रुग्ण अवस्था में थे। 5 से 6 साल, 5 से 6 प्रकरण में उनको जो दंडात्मक कार्रवाई हुई और जिसमें उनको सजा सुनाई गई, उससे उनकी हालत और बिगड़ गई और उनको हार्ट अटैक हुआ, उसमें वो गुजर गए। मैं क्या उसको उनके इसी इलाज तरीके से देख रहा कराने हूं। में किसी तरह की लापरवाही बरती गई? मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ले जाना और केस का मतलब हम समझे जहर देने में भी हम हमवार हैं। एक तरह से अगर मान लें जहर भी हमने दिलवाया, हम समय से अस्पताल नहीं ले गए, डॉक्टर भी हमसे मिल गए, तो जेल स्टाफ, मजिस्ट्रेसी, पुलिस और मेडिकल कॉलेज ये सब मिल जाएगा? क्यों मिल जाएगा? ये मिलना असंभव है, क्योंकि पूरी टीम में कम से कम 50 लोग हैं। एक तो आदमी होगा जो कह देगा ये बिल्कुल नाजायज और गलत हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। आज आप लोगों के चलते कोई गलत काम करने से पहले हमारे टाइम में 2 बार सोचता, आज के टाइम में आदमी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा अपनी टीम के साथ पहुंच जाएंगी और बेनकाब कर देंगी किसी आपराधिक षड्यंत्र को। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि प्रारंभिक जांच में जिस तरीके से खत लिखे गए, उसकी प्रारंभिक जांच में कोई लापरवाही बरती गई? देखिए, ये बड़ा संगीन मामला है। अब तो मैजिस्ट्रियल जुडिशियल इंक्वायरी होगी। जुडिशियल इंक्वायरी में एक एक शब्द जो मुख्तार अंसारी ने लिखा है, जो एक एक शब्द उनके परिवार ने लिखा है, उसको बड़ी गहराई से उसकी जांच होगी। एक एक बिंदु का समावेश होगा। सीसीटीवी का भी जो फुटेजेस होंगे उनकी समीक्षा की जाएगी। और अगर कोई तथ्य प्रतिकूल आया, ये मान के चलिए कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शासन प्रशासन क्यों किसी को बख्शे। उसकी विश्वसनीयता इसी पे है, पारदर्शी प्रशासन, सक्षम प्रशासन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया, और उन सभी सवालों का जो सवाल इस वक्त पर हर किसी के जहन में चल रहा है, आपने अपना समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि लोगों को जानकारी हो कि जेल के अंदर असल में कैदियों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है और क्या इस तरह की घटनाएं होना संभव है या नहीं संभव है। डीजीपी के साथ जो पत्रकार की बात हुई, तो ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।